नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे चारों ओर की दुनिया को असल में शेप देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठोस चीजों के यांत्रिक गुणों की। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं? मतलब एक स्टील की रॉड इतनी मजबूत क्यों होती है? रबर बैंड इतना आराम से कैसे खिंच जाता है? और कांच जरा सा झटका लगा नहीं कि टूट गया। इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है ठोस चीजों के अंदर, उनके अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ठोस पदार्थ होते क्या हैं, और जब उन पर कोई फोर्स लगता है तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठोस यानी सॉलिड एक ऐसा पदार्थ है जिसका एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, जैसे कि लकड़ी या पत्थर। इसे ऐसे समझिए कि इसके कण एक भीड़ में खड़े लोगों की तरह हैं, जो एक दूसरे से इतने कसकर जुड़े हैं कि अपनी जगह से हिलते नहीं। अच्छा, हम सब ठोस को बहुत कठोर और मजबूत मानते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। दुनिया में कोई भी ठोस चीज परफेक्ट रिजिड यानी पूरी तरह से कठोर नहीं होती। जब कोई बाहरी फोर्स लगता है तो सबसे मजबूत स्टील बीम भी हल्का सा झुक सकता है। और किसी चीज के आकार में होने वाले इसी बदलाव को एक खास नाम दिया गया है, विरूपण या डिफॉर्मेशन। जैसे जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं या एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम असल में उसे डिफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन सारे डिफॉर्मेशन एक जैसे नहीं होते। एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो टेम्पररी होता है। जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है। एक बार हमने गीली मिट्टी को कोई शेप दे दिया तो वो वैसी ही रह जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सॉलिड्स डिफॉर्म हो सकते हैं, पर इन फोर्सेस और बदलावों को ठीक ठीक नापने के लिए और समझने के लिए हमें एक भाषा चाहिए। तो चलिए विज्ञान की इसी भाषा को सीखते हैं। इसमें पहला शब्द है प्रतिबल यानी स्ट्रेस। जब हम किसी चीज को खींचते या दबाते हैं तो वो चीज अंदर से एक जवाबी फोर्स लगाती है। यही अंदरूनी रेजिस्टेंस जो पर यूनिट एरिया पर लगता है, उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। ये उस पदार्थ का एक इंटरनल रिएक्शन है। और हाँ, हम इसे नाप भी सकते हैं। प्रतिबल को कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है, लगाए गए बल को उस क्षेत्रफल से भाग दे दो जिस पर वो लग रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी पदार्थ पर अंदर से कितना दबाव पड़ रहा है। अब समीकरण का दूसरा हिस्सा है विकृति यानी स्ट्रेन। अगर प्रतिबल कारण है तो विकृति उसका असर है। ये बस इस बात का माप है कि स्ट्रेस की वजह से कोई चीज कितनी डिफॉर्म हुई है। और इसे कैसे नापते हैं? बस चीज की लंबाई में जितना बदलाव आया उसे उसकी ओरिजिनल लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। और क्योंकि ये एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक प्योर नंबर है जो हमें रिलेटिव चेंज के बारे में बताता है। तो अब हमारे पास है दो चीजें, स्ट्रेस जो कारण है और स्ट्रेन जो उसका असर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम सामने आता है। और वो है हुक्स लॉ। ये इलास्टिसिटी की दुनिया का सुनहरा नियम है। ये हमें बताता है कि ज्यादातर चीजों के लिए हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं, हमें उतना ही ज्यादा स्ट्रेन मिलता है। और ये रिश्ता सीधा और प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक लिमिट तक। अगर इसे मैथ्स में लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। ये जो के है ना, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये हर मटेरियल का एक तरह का फिंगरप्रिंट है जो हमें बताता है कि वो चीज कितनी मजबूत, कितनी कठोर है। अब जब हमारे पास ये नियम है तो हम इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों की मजबूती और कठोरता को नापने और उन्हें कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं। समझिए कि अब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में ला रहे हैं। उस कांस्टेंट के का एक खास नाम है जब हम किसी चीज को खींचने या दबाने की बात करते हैं। इसे कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, जिसे हम Y से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, और ये किसी भी पदार्थ की कठोरता का सीधा सीधा माप है। तो यहाँ एक बड़ी मजेदार और चौंकाने वाली बात है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। स्टील का यंग मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है और रबर का काफी कम। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि स्टील को हल्का सा भी डिफॉर्म करने के लिए, या कहिए उसका शेप बदलने के लिए, बहुत जबरदस्त फोर्स चाहिए।
अब देखिए, फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ कितनी मजबूती से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लौटना चाहती है। और अगर हम इस डेफिनेशन को माने तो टेक्निकली स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक है ना कमाल की बात। चलिए, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस, ये सब मिलकर हमें किसी भी पदार्थ की पूरी जीवन कहानी बताते हैं कि जब उस पर फोर्स लगता है तो उसके साथ क्या-क्या होता है। और ये जानना रियल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को किसी पदार्थ की कहानी समझिए। शुरू में इलास्टिक रीजन में वो हुक्स लॉ को मानता है और फोर्स हटाने पर वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम उसे यील्ड पॉइंट से आगे खींच दें तो वो परमानेंट रूप से बदल जाता है और आखिर में ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर वो टूट जाता है। और यही कर्व हमें मटेरियल्स को दो हिस्सों में बांटने में मदद करता है। डक्टाइल मटेरियल्स जैसे तांबा टूटने से पहले बहुत ज्यादा खिंच सकते हैं, उनका प्लास्टिक रीजन काफी लंबा होता है। और ब्रिटल मटेरियल्स जैसे कांच बिना किसी खास वार्निंग के अचानक टूट जाते हैं। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन गुणों को समझना पुल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से लेकर कार और हवाई जहाज डिजाइन करने और यहाँ तक कि सेफ्टी हेलमेट्स बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो भी बनाए वो मजबूत हो, सुरक्षित हो और जिस काम के लिए बना है उसे पूरा करे। तो मैं इस सत्र को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे ध्यान में रखते हुए सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज ज्यादा जरूरी होगी, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंजीनियर्स को हर रोज देना पड़ता है।